एवरीवन, इस लेक्चर के अंदर हम केमिकल काइनेटिक्स की स्मार्ट रिवीजन को करने वाले हैं। देखो, अगर मैं केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन की बात करती हूँ तो केमिकल काइनेटिक्स में जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, आउटलाइन लिखी है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता। सिर्फ एक क्वेश्चन है, ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी में क्या डिफरेंस होता है, या फिर मॉलिक्यूलैरिटी की डेफिनेशन बताओ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपके पास क्या होता है। इसको छोड़कर आपके पास जो मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिखा है, हर क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है और मतलब बहुत कम टाइम के अंदर आप क्या कर सकते हो, केमिकल काइनेटिक्स को रिवाइज कर सकते हो। बस आपको थोड़ा स्मार्टली हैंडल करना है कि किस तरह से क्या चीज़ पूछी जा रही है और उसी चीज़ पर फोकस करना है और उसी की प्रैक्टिस करनी है। दैट्स इट। ध्यान देखो अब आपके पास कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक आपके पास छोटा क्वेश्चन आता है 1 और 2 मार्क के अंदर, जहां पर वो एवरेज रेट या इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में बात करता है। ठीक है, एवरेज रेट का मतलब ध्यान से देखना, एवरेज रेट जब भी अगर आपसे पूछता है निकालने के लिए, आपको यहाँ पर डेल्टा वर्ड यूज करना है। हम क्या कहते हैं कि रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। और जैसे जैसे टाइम के साथ रिएक्शन आपके पास आगे बढ़ती चली जाती है तो आपके पास रेट है जो रिएक्टेंट्स की, वो क्या है, मतलब रिएक्टेंट धीरे धीरे कम होता है। आपके पास प्रोडक्ट क्या है, जैसे जैसे रिएक्शन पूरी आगे बढ़ती चली जाएगी तो प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाता है, रिएक्टेंट डिसअपियर होना शुरू हो जाता है। अब रिएक्टेंट कम हो रहा है तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, माइनस साइन लगाते हैं। प्रोडक्ट आपके पास बनता जा रहा है आपके पास, इसका मतलब उसकी कंसेंट्रेशन बढ़ रही है टाइम के साथ साथ, तो इसका मतलब वहां पर क्या लगाते हैं, प्लस साइन का यूज करते हैं। बस आपको ध्यान क्या देना है कि अगर एवरेज रेट पूछा गया है तो आपको डेल्टा वर्ड यूज करना है। आप क्या लिखोगे, माइनस डेल्टा ऑफ रिएक्टेंट अपॉन डेल्टा ऑफ टाइम। टाइम के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कितना चेंज हुआ वो उसकी क्या बताएगी, रेट आपको बताएगी। ठीक है, ऐसे ही अगर मैंने रिएक्टेंट की फॉर्म में आपके पास फॉर्मूला लिखा तो क्या लिखूंगी, एवरेज रेट इक्वल टू माइनस डेल्टा ऑफ रिएक्टेंट अपॉन डेल्टा ऑफ टाइम। और अगर मैंने प्रोडक्ट के बारे में लिखा तो क्या लिखूंगी, प्लस डेल्टा ऑफ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में डेल्टा ऑफ टाइम, चेंज इन टाइम आपके पास क्या रहेगा, ये होगी आपके पास एवरेज रेट। आपसे इंस्टेंटेनियस रेट भी आपसे सीबीएसई ने पूछी हुई है, बस फर्क क्या है कि यहाँ डेल्टा की बजाय आपको डी वर्ड यूज करना है। क्या लिखोगे, माइनस डी ऑफ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अपॉन में dt, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस डी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो ये अगर डी वर्ड लिखा है तो इंस्टेंटेनियस रेट को रिप्रेजेंट करता है, अगर आपने डेल्टा वर्ड यूज किया है तो वो एवरेज रेट को बताता है। ठीक है, डिफरेंस ध्यान से समझना एक लाइन के अंदर। इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब होता है किसी इंस्टेंट, पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम पर आपको बताना है कि रिएक्शन की रेट क्या होगी। जैसे कोई रिएक्शन हो रखा है, मैंने आपसे एग्जैक्टली पूछा बताओ 10 सेकंड के बाद रिएक्शन क्या होगी, एग्जैक्ट 10 सेकंड के बाद आपसे रिएक्शन पूछी है, आपसे 15 सेकंड के बाद रिएक्शन पूछी है, इसका मतलब इंस्टेंटेनियस रेट की मैं बात कर रही हूं। लेकिन अगर मैंने आपसे पूछा 1 से लेके 10 मिनट के बीच में क्या रेट आपके पास है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, इसका मतलब मैं इंस्टेंटेनियस रेट की बात नहीं कर रही, मैं एक एवरेज टाइम ऑफ पीरियड की बात कर रही हूं, तो इसका मतलब वहां पर मैं एवरेज रेट की बात करती हूं। दोनों में ये सिंपल सा डिफरेंस आपके पास है। याद रखना, एवरेज का मतलब डेल्टा से रहेगा, इंस्टेंटेनियस का मतलब है आपको डी लिखना है। अगर आपने ये मिस्टेक कर दी तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 1 या 2 मार्क के अंदर सीबीएसई ने ये पूछा हुआ है कई बार। इसके बाद देखो, आपसे रेट ऑफ रिएक्शन पूछता है। रेट ला एक्सप्रेशन के अंदर आपके पास रेट ला एक्सप्रेशन में क्या कहा जाता है कि जो रेट है किसके इक्वल होगी, रेट कांस्टेंट आपके पास रहेगा, इनटू में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर क्या रहेगी, ऑर्डर आपके पास रहेगी। ये हम क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बाय रेट ला एक्सप्रेशन आपके पास रहता है कि रेट ला किस पे डिपेंड कर रहा है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। के इंटू रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर ऑर्डर आपके पास रहेगी। ठीक है, अब देखो ऑर्डर अगर आपके पास के है, के की यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है,
के की यूनिट कैसे निकालते हैं? जनरल फॉर्मूला है K इज इक्वल टू मोर पर लीटर की पावर 1 माइनस एन इंटू में आपके पास क्या रहेगा? पर सेकेंड। देखो ध्यान से, K की वैल्यू मोर पर लीटर की पावर 1 माइनस एन इंटू क्या है आपके पास? पर सेकेंड है, या नीचे टाइम पीरियड आप यहां पर लगा सकते हो। अगर आपने ये जनरल फॉर्मूला K का याद कर लिया तो आपसे पेपर में 1 नंबर में क्वेश्चन पूछता है कि जीरो ऑर्डर के लिए K की यूनिट आप बताओगे, रेट कांस्टेंट की यूनिट बताओ, फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होगी, सेकंड ऑर्डर के लिए क्या होगी। वहां से अगर आपको डायरेक्टली याद है तो आप बड़ा इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। इसके बारे में सीबीएसई ने जो क्वेश्चन पूछा है वो मैं आपके सामने अभी थोड़ी देर में बताऊंगी भी आपको। ठीक है, 3 चीजों के बारे में याद किया है फिलहाल। एवरेज रेट को डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस डेल्टा ऑफ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा ऑफ टाइम आपके पास इज इक्वल टू चेंज इन प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम आपके पास। ऐसे ही इंस्टेंटेनियस रेट में डेल्टा की बजाय डी आया, रेटला एक्सप्रेशन ने कहा रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन की पावर ऑर्डर आपके पास। अब देखो आपके सिलेबस में 2 ऑर्डर है, एक जीरो ऑर्डर है, एक फर्स्ट ऑर्डर है। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो फर्स्ट ऑर्डर से पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन हम पढ़ेंगे क्या? दोनों के दोनों, क्योंकि जीरो से भी पूछा गया है लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से पूछे जाते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन वहां से आता है। ठीक है, अब ध्यान देना, अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर की बात करती हूँ, फर्स्ट ऑर्डर के अंदर आपको 2 फॉर्मूले याद रखने जरूरी है। पहला क्या है आपके पास? K की वैल्यू का फॉर्मूला। K आपके पास किसके इक्वल होता है? 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ ए नोट। ए नोट का मतलब है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और A का मतलब है फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, ए नोट का मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और AT का मतलब है जो भी टाइम पीरियड रिएक्शन का हम निकाल रहे हैं, जिस पर हम रेट की बात कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर टाइम पर आपके पास A की कंसंट्रेशन मतलब फाइनल कंसंट्रेशन या कंसंट्रेशन एट टाइम टी आपके पास रिप्रेजेंट करेगा। अब इसी ए नोट को हम क्या करते हैं? ए बोल देते हैं, मतलब यहां ए भी क्या होगा आपके पास? रिएक्शन की कंसंट्रेशन रहेगी इनिशियल, और ए माइनस एक्स क्या रहेगी? फाइनल कंसंट्रेशन रहेगी। ये इनिशियल है, इनिशियल में से एक्स कितनी कंज्यूम हुई है वो आपके पास रहती है। अभी मैं इन कंसेप्ट को समझाऊंगी। तीनों वैल्यूज को लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये तीनों वैल्यू पहचान ली तो क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही हो जाता है, आंसर बिल्कुल सही आपके पास होगा। अभी फिलहाल के लिए याद रखो, 3 टर्म में लिखते हैं, ए नोट अपॉन AT, इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन, या इसी फॉर्मूले को मैं लिख सकती हूं K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ A बाय A माइनस एक्स। आगे अगर ये तो कंसंट्रेशन की फॉर्म में है, अगर प्रेशर की टर्म में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है तो फॉर्मूला क्या बनता है? A की बजाय P नोट आ जाएगा और माइनस में P नोट माइनस P आपके पास आ जाएगा। ये थोड़ा सा, जब भी अगर कोई पेपर मुश्किल बनाना चाहता है तो थोड़ा सा बच्चों को टफ लगता है प्रेशर के ऊपर क्वेश्चंस करना, लेकिन कई बार सीबीएसई ने पूछा है यहाँ से क्वेश्चन, तो इसको हम डेफिनेटली करेंगे और समझेंगे। बहुत इजी है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। एक बार सुनोगे तो पक्का ध्यान से सुनोगे और एक बार लिख कर देखोगे तो याद आपको 100% हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो था कि एक क्वेश्चन जो फर्स्ट ऑर्डर से पूछता है, K की वैल्यू पर पूछता है। जितना K के लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही आपके लिए क्या है? टी हाफ इंपॉर्टेंट है। हाफ लाइफ पीरियड आपसे पूछता है कि वो कैलकुलेट करो, तो सिंपल सा फॉर्मूला है टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है? 0.693 अपॉन में K आपके पास रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, यहां से 99.99999% यहां से क्वेश्चन आना ही आना है। जीरो से नहीं पूछता है लेकिन फर्स्ट से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। ठीक है आपके पास, तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए। साथ में हम इसके ग्राफ की भी बात करते हैं, क्योंकि लॉग की बात कर रहे हैं तो आपके पास इस तरह का ग्राफ आता है। स्लोप है -K होता है, लॉग R मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और टाइम पीरियड के बीच का ग्राफ होता है। जबकि अगर आप जीरो ऑर्डर में देखोगे, बस फर्क क्या है? सेम वहां पर दिखाई देता है। स्लोप -K है, स्लोप -K है, बस फर्क कितना है? वहां R और T के बीच में होता है, यहाँ ln R और
टी के बीच में आपके पास ग्राफ होता है। आप ना भी याद करोगे तो भी चल जाएगा, इंपॉर्टेंट है वो ऊपर वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऊपर वाला आपके पास है जो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, ठीक है। इसी तरह से टी हाफ और अगर मैं आर नोट के बीच में अगर ग्राफ करती हूं तो इस तरह का ग्राफ आपको देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि टी हाफ की जो आपके पास वैल्यू है वो आपके पास आर की कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रही, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है उस पर डिपेंड ही नहीं कर रही है, इसीलिए आपके पास क्या आ रहा है, सीधा आपके पास ग्राफ आ रहा है। किस पे डिपेंड कर रही है? सिर्फ के की वैल्यू के ऊपर आपके पास डिपेंड कर रही है, ठीक है। ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर था जिसमें आपको ये फॉर्मूले याद करने हैं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, अब जब आप रिवाइज करा रहे हो 2 बार बिना इसको देखे, एक बार इसको देखो रिवाइज करो, उसके बाद 2 बार बिना देखे इन सारे के सारे फॉर्मूले को जो मैंने बोर्ड पे लिखा है उसको आपको अपनी कॉपी के अंदर बिना देखे लिखना है, जब तक आप सभी करेक्ट नहीं कर देते हो। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करती हूँ, जनरली अगर फर्स्ट ऑर्डर एग्जाम्पल की N2O5 का डिसोसिएशन करते हैं, थर्मली डिसोसिएशन, तो वो किसका एग्जाम्पल है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का है। इसी तरह से थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड गैस, वो भी क्या रहेगा आपके पास? फर्स्ट ऑर्डर का एग्जाम्पल होगा। एज अ नॉलेज आपको रखना है याद, ठीक है। अब देखो जीरो ऑर्डर की अगर मैं बात करती हूँ, जीरो ऑर्डर में बस एक फॉर्मूला याद करना, यहां से ही क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, के की वैल्यू किसके इक्वल होती है? आर नोट इनिशियल कंसंट्रेशन है, वही रिएक्टेंट की आर नोट माइनस आर अपॉन टी के इक्वल आपके पास होती है। एग्जाम्पल की बात करूं, जितनी एंजाइम कैटालिटिक रिएक्शंस होती हैं सभी जीरो ऑर्डर के अंदर आती हैं, या फिर हमने डीकम्पोजिशन किया है किसी भी गैस का मेटल सरफेस के ऊपर, वो भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंडर में आएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। प्लस में एक क्वेश्चन आगे बताऊंगी ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी का, वो आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन फॉर्मूलों में से कोई भी मिस नहीं होना चाहिए। रेट, एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट, ये इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। बाकी सेकेंडरी है, प्राइमरी टॉपिक्स ये आपके पास रहेंगे, प्लस में ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी। अब बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर से, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, के की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ध्यान से देखना कि ए माइनस एक्स इन सब टर्म्स को मैं कैसे लिखती हूँ, ठीक है। उसके बाद हम न्यूमेरिकल पे जाएंगे, यहां से न्यूमेरिकल आना ही आना है, ठीक है। ध्यान से देखना कि मेरे पास अगर कोई रिएक्टेंट है, मान लिया मेरे पास ए कोई रिएक्टेंट है, डिसोसिएट करता है किसमें? B प्लस C के अंदर आपके पास होता है। मैंने क्या कहा कि मान लिया इसकी ए क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन है। ए का मतलब क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन आपके पास है एट टाइम 0। जब टाइम 0 है, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, तो जितना भी रिएक्टेंट था वो एज इट इज रहेगा। प्रोडक्ट इसका मतलब क्या है? कुछ बना ही नहीं है। जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं की है आपने, तो इसका मतलब प्रोडक्ट बना ही नहीं है। तो जो भी आपके पास इनिशियल कंसंट्रेशन है ए, वो एज इट इज रहेगी। बी की कंसंट्रेशन भी 0 रहेगी, सी की कंसंट्रेशन भी 0 रहेगी। क्यों? क्योंकि अभी रिएक्शन प्रोसीड नहीं हुई है। अब मान लिया जैसे ही रिएक्शन आपकी प्रोसीड करती है, मान लिया टी टाइम पर आप क्या करते हो? रेट की बात करते हो। जैसे ही किसी टी टाइम पर रिएक्शन की बात करोगे तो इसका मतलब एक कुछ ना कुछ कंज्यूम हुआ होगा, इसकी क्वांटिटी कुछ ना कुछ डिक्रीज हुई होगी, और बी और सी कुछ ना कुछ आपके पास प्रोडक्ट बना होगा। अब कितना बी और सी बना है? मान लिया मैंने क्या कहा कि एक्स आपके पास बी बना है। क्यों? 1 मोल है आपके पास तो 1 एक्स बनेगा, 1 सी है तो इसका मतलब जितना एक्स बन रहा है 1 है, तो ये भी क्या बनेगा? आपके पास एक्स बनेगा। ध्यान से सुनो, इनिशियल कंसंट्रेशन ए थी जब टाइम 0 था। जब टाइम टी आपके पास है, मैंने माना कि एक्स क्वांटिटी बी और सी की आपके पास बन गई, तो जो बची हुई क्वांटिटी है ए की, वो कितनी बचेगी? इनिशियल आपके पास ए था, क्या हुआ? एक्स कंज्यूम हो गया बी और सी बनने में, तो फाइनल क्वांटिटी जो ए की रहेगी टी टाइम पर, वो क्या बनेगा? ए माइनस एक्स आपके पास बनेगा। समझ आ रहा है? इनिशियल है, एक्स एक्स कंज्यूम हुआ, बचेगा कितना? ए माइनस एक्स बनेगा। इसका मतलब ये जो ए है, ये क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन है इस ए रिएक्टेंट की। ये a माइनस एक्स क्या है? इन आपके पास a की कंसंट्रेशन है किसमें? एट टाइम t की बात कर रहे हैं। इसीलिए मैंने जो 2 फॉर्मूले लिखे हैं उसमें क्या किया है? a नोट बाय ए टी आपके पास है, a नोट अपॉन ए टी है। a नोट क्या है? a आपके पास है, और ए टी को मैंने क्या लिखा? a माइनस एक्स कहा कि अगर
किसी टी टाइम पर रिएक्शन है, एक्स आपके पास जितना भी प्रोडक्ट बना है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। लिख सकते हो इस तरह की जब भी रिएक्शन आएगी। अब थोड़ा सा चेंज करके बताती हूं, जो अलग अलग पैटर्न्स रिएक्शंस के एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। अब देखो, अगर ए किस में टूटता है, 2b प्लस सी में टूटता है। ध्यान से सुनना, ए किस में टूटा, 2b प्लस सी में टूटा। तो मैं क्या कहूंगी, इनिशियल कंसंट्रेशन ए है जब टाइम 0 है, अभी बी नहीं बना, सी नहीं बना। ठीक है, अगर B नहीं C नहीं बना तो इसका मतलब 0 0 रहेगा। अगर मैंने किसी T टाइम पर रिएक्शन की बात की, इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ B भी बना होगा, C भी बना होगा। मान लिया कि आपके पास कितना बना है, X बना है B। अब देखो 2 मोल X के हैं, तो यहां पर 2 है तो यहां पर इसको 2x करोगे, यहां 1 है तो इसको क्या करोगे, x करोगे, और फाइनल कितना बचेगा आपके पास, x क्वांटिटी, मतलब x क्वांटिटी आपके पास कंज्यूम होएगी, बचेगी कितनी, a माइनस एक्स ही आपके पास बचेगी। कंफ्यूज नहीं होना है। देखो मैंने इसको 2b प्लस सी लिखा है, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती थी ना, b प्लस सी। तो आप क्या करते, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x आपके पास है, लेकिन अब मैंने दोनों को इकट्ठा कर दिया तो 2b बन गया। अगर 2b बन गया तो x प्लस एक्स कितना बचेगा, आपके पास 2x ही तो होगा ना, तो बचेगा कितना, xx अगर कंज्यूम हुई है आपके पास प्रोडक्ट में, तो बनेगा आपके पास एट टाइम t जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो कितनी हो जाएगी, a माइनस एक्स हो जाएगी। एक चीज का ध्यान रखना, जब भी मैं फॉर्मूला बनाती हूं k की वैल्यू का, तो आपको क्या लिखना है, k की वैल्यू 2.303 अपॉन में t log ऑफ दिस अपॉन दिस करते हैं। चाहे वो कंसंट्रेशन की बात हो, चाहे वो प्रेशर की टर्म में बात हो, दोनों में दिस अपॉन दिस आएगा। इनिशियल कंसंट्रेशन एट टाइम 0 अपॉन में इनिशियल कंसंट्रेशन एट टाइम t आपके पास जो भी रहेगा। ठीक है, तो 0 मतलब दिस अपॉन दिस, तो क्या बनेगा, a बाय a माइनस एक्स आपके पास रहेगा। ठीक है, इतना आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा, या फिर टेलीग्राम पर CBSE केमिस्ट्री 12 नाम से ग्रुप है, वहां पर आप अपना डाउट भी पूछ सकते हो। ठीक है, मैं आपका डाउट जरूर क्लियर करूंगी। इसके बाद देखो, यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब हम प्रेशर की बात करेंगे। ये तो था कंसंट्रेशन की टर्म में, इन टर्म्स को आप कैसे लिखते हो। अब बात आती है प्रेशर की। प्रेशर को ध्यान से देखना, प्रेशर का थोड़ा सा चेंज कंसेप्ट है, लेकिन इजी है, एक बार समझोगे जरूर आपको आ जाएगा। देखो मेरे पास ये C है, प्रेशर में भी क्या करना है, अगर मेरे पास टाइम 0 आपके पास है तो मैं क्या कहूंगी, इनिशियल प्रेशर क्या है, P नोट आपके पास है, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, इनका क्या रहेगा, 0 0 रहेगा। सेम वे में अगर टाइम t अगर आपने ले लिया तो मैं क्या कहूंगी, जैसे वहां xx निकाला था आपने, सिंपल रिएक्शन के लिए बात करेंगे सबसे पहले, अगर आपने xx निकाला था, यहां पर भी x की बजाय मैंने क्या कर दिया, pp कर दिया, तो क्या रहेगा यहां पर, p नोट माइनस p आपके पास रहेगा। बस अब आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, वहां पर जब मैं T टाइम पर कंसंट्रेशन की बात करती थी, कंसंट्रेशन देखो रिएक्टेंट की कम हो जाती है, प्रोडक्ट की क्या रहेगी आपके पास, बढ़ेगी, रिएक्शन करोगे। लेकिन जब हम प्रेशर की बात करते हैं, प्रेशर आपका ओवरऑल हर जगह पर एग्जर्ट करता है, कुछ ना कुछ इधर भी होगा, जो नया बन रहा है वहां पर भी कुछ ना कुछ प्रेशर आपके पास एग्जिस्ट करता है। तो जब मैं टोटल प्रेशर की बात करती हूं, यहां पर टोटल प्रेशर की बात करती हूं, पीटी की बात करती हूं, तो उस पीटी के लिए आपको सिर्फ ये वाली वैल्यू नहीं लेनी होती। पीटी का मतलब है कि टोटल प्रेशर आपको जितना भी यहां पर आपके पास आता है टी टाइम पर, चाहे वो रिएक्टेंट का हो चाहे वो प्रोडक्ट का हो, आपको सबका सम करना होता है। ठीक है, सबका सम करना है तो क्या होगा, पीटी इज इक्वल टू पी नोट माइनस पी, ये क्या है, प्लस पी, प्लस में पी, पी से पी कैंसिल हो गया तो पी नोट प्लस पी, ये क्या हो गया, पी टी आपके पास आ गया। ध्यान देना, फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला लिखवाना सिखा रही हूं, के की वैल्यू 2.303 अपॉन में टी लॉग ऑफ, कैसे लिखना था, दिस अपॉन दिस, हमेशा चाहे कंसंट्रेशन की टर्म हो चाहे प्रेशर की टर्म हो, फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा, दिस अपॉन दिस। तो कैसे लिखूंगी, पी नोट अपॉन में पी नोट माइनस
P यहां पर मैं लिखूंगी। अब यहां P है, इस P को मुझे कभी भी P की फॉर्म में नहीं रखना, टोटल प्रेशर की टर्म में रखना है, या तो टोटल PT की फॉर्म में रखना है या P नोट की टर्म में रखना है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर PT निकालूंगी टोटल प्रेशर, तो क्या रहेगा, इस पूरे का सम करना है और PT की वैल्यू आ जाती है P नोट प्लस P। अब इस वाली रिएक्शन से मुझे क्या करना है, P की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, जो कि होगी PT माइनस P नोट आपके पास। अब ये जो वैल्यू आती है इसको यहां पर हम जनरली पुट करते हैं, तो देखो P नोट अपोन में P नोट माइनस P, इस P की वैल्यू को पुट करूंगी तो क्या बनेगा, PT माइनस माइनस प्लस होगा P नोट आपके पास, और P नोट प्लस P नोट कितना हो जाएगा, 2P नोट हो जाएगा। तो ओवरऑल फॉर्मूला क्या बनेगा, ये आपके पास बनेगा। समझ आया? एक चीज और दोबारा से ध्यान से सुनना, कंसंट्रेशन की टर्म में आंख बंद करके फॉर्मूला ये दोनों लगाओ। लेकिन अगर प्रेशर अगर आपसे पूछता है, क्योंकि कंसंट्रेशन में यहां कितना बन रहा है उस पर मैटर नहीं करता, ठीक है, लेकिन अगर प्रेशर पूछता है तो आपको ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी है। हर रिएक्शन के हिसाब से ये ओवरऑल फॉर्मूला चेंज हो जाता है, हर रिएक्शन के हिसाब से ये फॉर्मूला चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर हम सबका टोटल करते हैं। अगर मैंने यहां पर 2 कर दिया होता तो यहां 2 हो जाता, ये आपके पास वैल्यूज है, इनमें चेंज आ जाता। अगर कंसंट्रेशन पूछा गया है तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता यहां पर किस में टूट रहा है, हमेशा फॉर्मूला यही बनेगा। लेकिन अगर प्रेशर की बात करते हैं, प्रेशर का टिपिकल इसीलिए हो जाता है क्योंकि हर रिएक्शन के लिए निकालना होता है। पहले फॉर्मूला बनता है P नोट, दिस P नोट अपॉन में P नोट माइनस P, लेकिन इस P की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी होती है जो भी रिएक्शन आपको दे रखी है उस रिएक्शन की हेल्प से। कैसे निकालते हो, PT निकालते हो, उसके लिए सबका टोटल करते हो, और जब आपके पास जो फॉर्मूला आता है यहां से आप P की वैल्यू निकालते हो, जो P की वैल्यू आएगी उसको यहां पर पुट करते हो इस फॉर्मूला के अंदर, तब आपके पास जो फॉर्मूला बनता है ये आपके पास क्या करेगा, K की वैल्यू को फाइंड आउट करने में आपके पास हेल्प करेगा। आई होप आपको समझ में आया हो कि कंसंट्रेशन की टर्म में कैसे फॉर्मूले को लिखना है, प्रोडक्ट की टर्म में कैसे फॉर्मूले को लिखना है। अगर आपको ये फॉर्मूलेज लिखने आ गए दोनों के तो क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचता। K की वैल्यू को निकालोगे, T दिया हुआ होगा, P नोट दिया होगा, PT आपको दिया हुआ होगा, यहाँ पर A या AT या A माइनस एक्स दिया होगा आपको, T आपको दे रखा होगा, K निकाल लेगा, या K दे देगा, T आपसे पूछ लेगा। बस यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है यहाँ पर, ठीक है। ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट बात थी। इसी के साथ बात कर लेते हैं T हाफ की। फर्स्ट ऑर्डर का अभी मैंने बताया था 0.6993 अपॉन में K होता है, ठीक है। मतलब जो भी K की वैल्यू इस फॉर्मूले से आपके पास आती है उस K की वैल्यू को यहाँ पुट करोगे, 0.693 से डिवाइड करोगे, 693 को K की वैल्यू से डिवाइड करोगे, क्या आ जाएगा, T हाफ आपके पास आ जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। क्लियर है? अब इसके साथ जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस करके बताती हूँ, फिर आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आप इजीली यहाँ से क्वेश्चन को पक्का कर सकते हो। तो क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल है, अभी हमने प्रेशर की बात की थी तो प्रेशर से रिलेटेड ही कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरे वाले क्वेश्चंस करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर। आपको बता दिया कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपके पास क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपके पास है, ठीक है, ऑफ द डीकम्पोजिशन ऑफ SO2Cl2 एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। इसने क्या किया है, SO2Cl2 है, किसमें ब्रेक डाउन हो रखा है, डीकम्पोज हो रहा है SO2 प्लस Cl2 के अंदर आपके पास, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। साथ में इसने कुछ डाटा दिया है, टाइम 0 पर टोटल प्रेशर 0.4 आपके पास है, और जब टाइम आपके पास 100 सेकेंड आपके पास हो जाता है तब टोटल प्रेशर आपके पास 0.7 है। पूछता है कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, और दो चीजें भी गिवन है, log 4 की वैल्यू और log 2 की वैल्यू भी आपको क्वेश्चन के अंदर मेंशन की गई थी जब CBSE ने क्वेश्चन पूछा। अब ध्यान से देखो, अब फॉर्मूला सबसे पहले लिखना है। फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, ये मेरे पास P नोट हो गया, इनिशियल प्रेशर जब टाइम 0 हुआ, ये 0 और 0 हो गया। अगर टाइम T की बात करती हूँ, T टाइम के ऊपर क्या कहूंगी, P ये डिकम्पोज हुआ,
P ये आपके पास हुआ प्रेशर, ये P नोट माइनस P आपके पास बना। तो फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, K की वैल्यू 2.303 अपॉन में T log ऑफ P नोट अपॉन में दिस दैट इज P नोट माइनस P। अब मुझे क्या करना होता है, P की वैल्यू निकालनी होती है। P की वैल्यू कैसे निकालूंगी, सबको जोड़कर निकालूंगी। क्या होगा, PT आपके पास P नोट माइनस P प्लस P दोनों कैंसिल आउट हुए, P नोट प्लस P। इसका मतलब P की वैल्यू क्या होगी, P नोट माइनस P नोट PT माइनस P नोट होगी। और इस PT माइनस P नोट को यहां अगर पुट करती हूं तो माइनस PT होगा, माइनस माइनस प्लस होगा P नोट। P नोट प्लस P नोट क्या बना आपके पास, 2 P नोट बना, जो अभी अभी हमने सॉल्व किया था। मेन फॉर्मूला आपके पास क्या बन गया, ये आपके पास बन गया। समझ आया ना, अभी अभी हमने किया था। बेसिकली आपको फॉर्मूला जनरेट करना था सबसे पहला काम। अब कुछ भी नहीं है, इसको रब कर रही हूं। अब देखो क्वेश्चन के अंदर क्या है, क्वेश्चन में क्या है, मेरे पास K है, K की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। इसको मैं एज इट इज लिख रही हूं, 2.303 है, 2.303 है अपॉन में टाइम। अब देखो टोटल टाइम क्या है रिएक्शन का, टाइम 0 है, 100 सेकेंड है, तो इसका मतलब ओवरऑल टाइम क्या हुआ, 100 सेकेंड की हम बात कर रहे हैं रिएक्शन की, तो टाइम कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। आगे देखो मेरे पास लॉग की वैल्यू है, P नोट क्या है, इनिशियल प्रेशर, मतलब जब टाइम आपके पास 0 है उस टाइम पर टोटल प्रेशर कितना है वो P नोट की वैल्यू बताएगा। तो टाइम 0 पर P नोट की वैल्यू क्या है आपके पास, 0.7 है, तो इसका मतलब ये 0.7 हो गया। आगे देखो 2 P नोट का मतलब है 2 इंटू 0.4 माइनस में PT। अब देखो T टाइम पर आपके पास प्रेशर कितना एग्जर्ट कर रहा है, 100 टाइम पर क्या कर रहा है, 0.7 कर रहा है। इसका मतलब इस PT की वैल्यू क्या रहेगी, 0.7 आपके पास रहेगी। बस आपको सॉल्व करना था। सॉल्व कैसे करेंगे, जो बायो के स्टूडेंट हैं ध्यान से देखो, 2.303 अपॉन में 100। आगे देखो लोग आपके पास 0.4 अपॉन 2 इंटू 0.4 आपके पास 0.8 माइनस 0.7 क्या बचेगा, 0.8 माइनस 0.7, इसको क्या लिखूंगी, 0.1 लिखूंगी। अब देखो ये 0.4 है, ये 0.1 है, दोनों को 10 से डिवाइड करूंगी तो बात बराबर रहेगी। इसका मतलब 0.4 अपॉन 0.1 को क्या लिख सकती हूँ, 4/1 लिख सकती हूँ। बात आपके पास सेम है। अब देखो log 4/1 है, log 4/1 को कैसे लिखते हैं, log A बाय B किसके इक्वल होता है, log ऑफ A माइनस log ऑफ B के इक्वल होता है। इसका मतलब इस log 4/1 को कैसे लिख सकती हूँ, log 4 माइनस log 1 लिख सकती हूँ। ये log की प्रॉपर्टी आपके पास होती है। अब देखो इस वैल्यू को मैंने क्या लिखा, 2.303 अपॉन में 100 इंटू log ऑफ 4 माइनस log ऑफ 1। ठीक है, आपको पता है log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 4 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है, log 1 की वैल्यू 0 है, ये 0 हो गई, माइनस में log 4 कितना है, 0.6010 है। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, K की वैल्यू 2.303 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 0.6010। इसको सिर्फ आपको सॉल्व करना था और आपके पास K की वैल्यू आ जाएगी। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, आपके पास K का आंसर आ गया। इजी था क्वेश्चन, ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन था जो हमने सबसे पहले किया है आज केमिकल काइनेटिक्स में। अगर ये क्वेश्चन आपको आ गया, ये पैटर्न आ गया, तो पूरी केमिकल काइनेटिक्स बहुत इजी है। वहां से तो आप डेफिनेटली चुटकियों के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कंसंट्रेशन के बेस पर कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखो, द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 पर सेकेंड। पर सेकेंड देखकर भी आप पहचान सकते हो कि अगर K की यूनिट पर सेकेंड होती है, वो फर्स्ट ऑर्डर के लिए K की यूनिट होती है। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर आपको दिया हुआ है, बाकी लिखा भी हुआ है। इसका मतलब K की वैल्यू 60 पर सेकेंड आपको दी हुई है क्वेश्चन में। आगे कहता है हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू इट्स 1/16th पार्ट ऑफ वैल्यू या इनिशियल कंसंट्रेशन। ध्यान से देखो, हाउ मच टाइम, इसका मतलब इसमें आपसे टाइम पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है, साथ में क्या कह रहा है, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू 1 पार्ट ऑफ द 16th। इसका मतलब क्या है, मान लिया मेरे पास इनिशियल कंसंट्रेशन मेरे पास R नोट है। ध्यान से सुनना, अगर मेरे पास इनिशियल कंसंट्रेशन R नोट है, ये कहता है कि
इस इनिशियल कंसंट्रेशन का 1/16 पार्ट करने में कितना टाइम लगेगा वो आपको बताना है। इनिशियल कंसंट्रेशन अगर मेरी आर नोट है तो कहता है इसका 1/16 आर नोट होने में कितना टाइम लगेगा। इसका मतलब ये है कि अगर टाइम 0 है तो इनिशियल कंसंट्रेशन आपने आर नोट मान ली, और अगर टाइम टी आपके पास है तो जो कंसंट्रेशन है आपके पास वो कितनी होगी, आर नोट बाय 16 आपके पास होगी। तो यहां पर इस t की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो फॉर्मूला लगाते हैं। फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपके पास k की वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, 2.303 अपॉन में t log ऑफ a नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन में a t आपके पास होता है। t टाइम पर जो कंसंट्रेशन आपके पास बचती है। अब देखो K आपके पास दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना है, 60 है। मुझे क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, टाइम को इधर लिख सकती हूँ, K को इधर लिख सकती हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई है सिंपल। तो इस K को मैंने यहां लिख दिया, इस T को मैंने यहां लिख दिया ताकि इजी कैलकुलेशन हो जाए। अब देखो T मुझे फाइंड आउट करना था, 2.303, K की वैल्यू कितनी है, 60 अपॉन में 60 किया, log ऑफ A नोट कितना है, इनिशियल कंसंट्रेशन मैंने R नोट मान ली, अपॉन में AT कितना है आपके पास, R नोट अपॉन 16 है। तो क्या होगा, R नोट अपॉन 16 आपके पास होगा। बस आपको क्या करना था, इसको सॉल्व करना है। इस रिएक्शन को सॉल्व करोगे तो आगे आपके पास क्या आ जाएगा, T की वैल्यू आपके पास कैलकुलेट हो जाएगी। इसका आंसर मुझे कैलकुलेट करके जरूर बताना, ठीक है। आंसर क्या आएगा, बाकी मैं हिंट बता देती हूँ आंसर की। आंसर आपके पास कितना आएगा, 4.62 इंटू 10⁻⁻² सेकेंड आपके पास इसका आंसर आएगा। बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है। इस कैलकुलेशन से मत घबराना, ठीक है। इस कैलकुलेशन से मत घबराना, कुछ नहीं है। R नोट अपॉन 16 है, क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर करोगे कितना बनेगा, R नोट से R नोट कैंसिल आउट हो जाएगा, log 16 बचेगा आपके पास, ठीक है। log 16 को कैसे लिख सकते हो, आपके पास 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे लिख सकते हो। इसका मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 की पावर क्या हो गया, 4 आपके पास हो गया। तो मुझे क्या करना है, सॉल्व करोगे तो इस log 16 को log की पावर 2 की पावर 4 लिखना है। और एक प्रॉपर्टी होती है, log a की पावर अगर x लिखा होता है तो हम क्या करते हैं, x इंटू log a लिखते हैं। मतलब जो पावर होती है वो आगे मल्टीप्लाई में चली जाती है और log 2 आपके पास बच जाएगा। log 2 की वैल्यू सबको याद ही होती है, 0.3010 आपके पास, और 4 से मल्टीप्लाई आपको करना है। फाइनली आंसर जब निकालोगे 4.62 मल्टीप्लाई 10⁻⁻² सेकेंड आपके पास आएगा, ठीक है। अगर गलत आ रहा है तो भी मुझे बताना, अगर सही आ रहा है तो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना। 2-3 केमिकल काइनेटिक्स के अंदर ना आपको इंग्लिश समझनी बहुत जरूरी होती है, 2-3 वर्ड्स की, ठीक है। अभी वो दोनों क्वेश्चंस कराऊंगी, वहीं पर आपको समझाती हूँ। अगर वो समझ में आ गया तो क्वेश्चन में मार्क खाते ही नहीं है हम लोग, ठीक है। देखो, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट फॉर द 30% डीकम्पोजिशन, कैलकुलेट टी हाफ। आपको टी हाफ बताना है, किसके लिए बताना है, फर्स्ट ऑर्डर मेंशन कर दिया। सबसे पहले क्या लिखोगे, फर्स्ट ऑर्डर के लिए फॉर्मूला लिखोगे। क्या कहता है आपके पास, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन में के। ये आपके पास फॉर्मूला है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, नीचे के है। अब देखो, क्या के क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, मेन बात है के डायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया है, 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इसका मतलब पहले आप के निकालोगे, पहला काम क्या है, के निकालने का है। और जब के की वैल्यू आपके पास मिल जाएगी, उस के की वैल्यू को आप यहां पर पुट करोगे तो क्या निकल जाएगा आपके पास, टी हाफ आपके पास निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो के की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहली वाली टर्म से। क्या कहता है, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट फॉर 30% डीकम्पोजिशन। कोई रिएक्शन है 40 मिनट लेती है 30% डीकम्पोज होने में। 30% डीकम्पोज होने का मतलब क्या है कि अगर मेरी इनिशियल कंसंट्रेशन ए नोट अगर मेरे पास 100 है, समझना परसेंटेज का मतलब 100 से लिया है,
ठीक है। अगर मेरे पास इनिशियल कंसंट्रेशन 100 है तो क्या कहता है कि 30% डीकंपोज हो गई, मतलब रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, इनिशियल कंसंट्रेशन 100 है, इसकी 0 है, अब क्या हो गया 30% डीकंपोज हो गया। 100 में से 30 डीकंपोज का मतलब है 30 क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन बचेगा कितना रिएक्टेंट, 100 माइनस 30 तो बचेगा। समझ आ रही है बात? इसने बोला 30% डीकंपोजिशन, मतलब अगर मेरी इनिशियल कंसंट्रेशन 100 आपके पास है तो इसने 30% डीकंपोज हो गई, मतलब 30 क्या बन गया, 100 में से प्रोडक्ट आपके पास बच गया, बन गया। तो टी टाइम पर रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी बचेगी, 100 माइनस 30, यही तो बचेगी। इसको हम a लिखते थे, इसको x लिखते थे, ये क्या हो जाएगा a माइनस एक्स। कितना होगा a माइनस एक्स, आपके पास 70 होगा। समझ आ रही है बात? अब सिंपल फॉर्मूला लिखना है, k की वैल्यू क्या होगी 2.303 अपॉन में t log ऑफ a बाय a माइनस एक्स। क्या लिखोगे 2.303 अपॉन टाइम, टाइम को हमेशा सेकंड में लिखना है, आपको मिनट में दिया हुआ है, मिनट को क्या करोगे 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में चेंज कर लोगे। आगे सिंपल है, लॉग ए क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन 100 है, एक्स क्या हुई है, कंपोज हुई है, कितनी कंपोज हुई है 30 कंपोज हुई है, इनिशियल क्या है 100, तो क्या लिखोगे 100 माइनस 30 लिखोगे, या फिर सीधा लिखो, अगर आपने ये चीज यहां पर कर ली है कि टी टाइम पर कितना बचा 70 बचा, तो फॉर्मूला आप यहां पर a नॉट अपॉन ए टी करके भी कर सकते हो और इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हो 70 लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद आपको इसको सिंपल कैलकुलेट करना है, k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, जो k की वैल्यू आपके पास आएगी उसको इस फॉर्मूले के अंदर t हाफ के फॉर्मूले के अंदर आपको पुट करना है, तो t हाफ कितना हो जाएगा 0.693 अपॉन k, आपके पास जो भी वैल्यू आएगी तो t हाफ निकल कर आ जाएगा। k की वैल्यू भी मुझे निकाल कर बताओगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि क्या वैल्यू आई है, और t हाफ आपके पास क्या आएगा वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। ठीक है, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है थोड़ा और चेंज क्वेश्चन है, अलग पैटर्न में जो पूछा जाता है उसकी तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अ रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर with respect to a reactant, how is the rate of reaction affected if the concentration of the reactant is doubled and second is reduced to half? इसने कहा है कि कोई रिएक्शन है, रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर की है, मतलब अगर मेरे पास इन जनरल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो मैं क्या कह रही हूं कि बाय रेटला एक्सप्रेशन आपके पास रेट क्या होगा k इंटू रिएक्टेंट आपके पास है, ये रिएक्टेंट आपके पास है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर क्या लिखते हो, ऑर्डर लिखते हो, यही आपके पास रेटला एक्सप्रेशन कहता है। इसने कहा रेट इक्वल टू k इंटू रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर क्या होती है, आपके पास ऑर्डर होती है। अब इसने यहाँ पर बता दिया कि ऑर्डर क्या है, सेकंड ऑर्डर है, इसका मतलब क्या है कि जो रेट है इज इक्वल टू k इंटू a, अगर मैंने रिएक्टेंट को a मान लिया यहाँ पर, a की पावर क्या है 2 आपके पास है, ये आपके पास रेटला एक्सप्रेशन कहता है। ये आगे पूछता है इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल्ड, मतलब जो a आपके पास थी कंसंट्रेशन, इस a को आपने क्या कर दिया, डबल कर दिया, इस a को आपने क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो बताओ रेट पर क्या अफेक्ट पड़ेगा वो आपको बताना है। तो बहुत सिंपल है, रेटला से पहली लाइन को डिफाइन करके रेटला एक्सप्रेशन आपको लिखना है। फिर देखो a की वैल्यू को, a की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, डबल करने का मतलब है कि k इंटू आपके पास मान लिया ये फर्स्ट इक्वेशन है, डबल करने का मतलब है 2a की पावर 2 हो जाएगा, एक ही जगह बस 2a पुट किया है मैंने, और जैसे ही इसको सॉल्व करूंगी k इंटू 2 की पावर 2 का मतलब क्या होगा 4, आगे 4 आ जाएगा, इंटू क्या होगा a का स्क्वायर आपके पास बचेगा। तो देखो रेट पहले क्या था, k इंटू a का स्क्वायर था, लेकिन जब आपने डबल कर दिया तो 4 इंटू के ए स्क्वायर आपके पास है, और ये के ए स्क्वायर क्या है, रेट 1 आपके पास था, तो क्या कह सकती हूं रेट ऑफ 2 आपके पास है वो 4 टाइम्स हो जाएगा रेट ऑफ 1 के। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर आपने एक ही कंसंट्रेशन को डबल कर दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 4 टाइम आपके पास इंक्रीज कर जाती है। सेकंड पार्ट में पूछता है रिड्यूस टू हाफ, मतलब पहले a था, अब मैंने a को क्या कर दिया 1/2 कर दिया,
ठीक है, 1/2 करूंगी तो सिंपल है, यहां जो मैंने आपके पास डबल किया था इसको a/2 पुट कर दूंगी। a/2 पुट करूंगी तो इसकी पावर ऐसे हो जाएगी, क्या हो जाएगा 1/4 r इंटू ए स्क्वेयर हो जाएगा, मतलब 1/4 टाइम आपके पास हो जाएगी रिएक्शन, या फिर ये कहो 4 टाइम डिक्रीज कर जाएगी रिएक्शन, या तो 1/4 टाइम्स हो जाएगी फर्स्ट वाली से, या फिर ये कहो 4 टाइम डिक्रीज कर जाएगी का रेट ऑफ रिएक्शन पहले वाले के कंपैरिजन में। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर इस तरह से सॉल्व करना था। ठीक है, अब इसका जो दूसरा पैटर्न है ऑर्डर को लेकर, अगला क्वेश्चन उस पर बात करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलैरिटी के बीच में डिफरेंस हमें पढ़ना है। देखो ऑर्डर का मतलब क्या है, इट इज द सम ऑफ द पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन द रेटला एक्सप्रेशन। क्या मतलब है कि मान लिया मेरे पास a प्लस बी बना के क्या बना रहा है, c आपके पास बना रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब रेटला का मतलब है रेट किसके इक्वल होगा, k इंटू रिएक्टेंट a आपके पास, इसकी पावर ऑर्डर होगा, और आपके पास b का आपके पास ऑर्डर होगा। मान लिया a की पावर मैंने अल्फा कर दी, b की पावर आपके पास बीटा कर दी। तो अगर मुझे टोटल ऑर्डर निकालना है तो क्या करूंगी, अल्फा प्लस बीटा, जितने भी रिएक्टेंट है उनका जो भी पावर आपके पास होती है, ऑर्डर आपके पास होता है, उन सबको ऐड कर दूंगी, तो टोटल ऑर्डर मेरे पास क्या निकल जाएगा, अल्फा प्लस बीटा निकल जाएगा। सिंपल है, आपको सम करना है, जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर है आपके पास रेटला एक्सप्रेशन के अंदर, उनको सम करोगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपके पास आ जाएगी। आपके पास मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब क्या होता है, अगर सिंपल कोई मेरे पास एलिमेंट्री रिएक्शन है, जितने मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करके रिएक्ट करते हैं वही उसकी मॉलिक्यूलैरिटी कहलाती है। मतलब अगर मेरे पास कहीं पर a प्लस बी C बना रहा है तो 1 + 1 2 मॉलिक्यूल लिए हैं, तो इसका मतलब 2 उसकी मॉलिक्यूलैरिटी आपके पास हो जाएगी। लेकिन अगर ये 2 है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास ऑर्डर 2 होगा। ऑर्डर को हमेशा एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है, लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी को हम थ्योरेटिकली निकालते हैं। जितने रिएक्टिंग स्पीशीज आपस में होते हैं, रिएक्ट करते हैं रिएक्शन के अंदर, वही उसकी मॉलिक्यूलैरिटी आपके पास कहलाती है। तो आप कैसे लिखोगे, इट इज द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज taking part in an elementary reaction which must collide simultaneously so as to result into a chemical reaction। उसे आप क्या कहोगे, मॉलिक्यूलैरिटी कहोगे। अभी अभी हमने बात की कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो एक हाइपोथेटिकल थियोरेटिकल प्रोसेस नहीं है, वो एक्सपेरिमेंटली आप किसी का भी ऑर्डर अगर आपको बताना है तो आप देखकर नहीं बता सकते, आप एक्सपेरिमेंट करते हो, वहां से जो ऑर्डर की वैल्यू निकलती है वही उसका ऑर्डर होता है। मतलब ऑर्डर को एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया जाता है, मॉलिक्यूलैरिटी को थ्योरेटिकल मेथड से कि कितने मोल्स आपस में कंबाइन किए हैं, उनको देखकर हम उसकी मॉलिक्यूलैरिटी बता सकते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। ठीक है, थर्ड आपके पास है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो 0 भी हो सकती है, 1.5 भी हो सकती है, 2.5 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। मतलब 0 भी हो सकती है, फ्रैक्शन भी हो सकती है, लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी ना तो कभी 0 होती है ना कभी फ्रैक्शन होती है। मतलब या तो एक आपके पास मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कंबाइन करेगा, या आधा 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 बात नहीं करते हैं, या तो पूरा कर रहा है या बिल्कुल नहीं कर रहा है आपके पास। ठीक है, दूसरा ये, अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो कम से कम रिएक्टेंट तो वहां पर होगा ही होगा ना, तभी तो रिएक्शन आपके पास प्रोडक्ट में चेंज होगी। तो इसका मतलब आपके पास ना तो वो 0 हो सकती है ना वो फ्रैक्शन में आ सकती है मॉलिक्यूलैरिटी, लेकिन ऑर्डर है वो 0 भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है। लास्ट आपके पास डिफरेंस है वो आपके पास क्या है कि मॉलिक्यूलैरिटी को हम सिंपल रिएक्शंस जो होती हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल करते हैं। मतलब जो आपके पास क्या नाम है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, या फिर आप ये कह सकते हो एलिमेंट्री रिएक्शन है, सिर्फ उनके लिए एप्लीकेबल होती है मॉलिक्यूलैरिटी। अगर कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है जहां मैकेनिज्म काफी स्टेप्स का होता है, वहां बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और उसके लिए मॉलिक्यूलैरिटी का कोई मीनिंगलेस वो आपके पास वहां पर हो जाती है। तो ये सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूलैरिटी हम एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए निकालते हैं, जबकि ऑर्डर है चाहे वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो चाहे वो एलिमेंट्री रिएक्शन हो, किसी के लिए भी आपके पास वैल्यूएबल रीडिंग्स के साथ मतलब निकाला जा सकता है, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंटली उसको परफॉर्म करते हैं।
ठीक है, तो ये डिफरेंस है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई रिपीट करती ही करती है, चाहे वो फॉरेनर वाले पेपर में पूछे, आउटसाइड दिल्ली वाले पेपर में पूछे, दिल्ली वाले में पूछे, या कंपार्टमेंट के पेपर में पूछे, ये क्वेश्चन आता तो ज़रूर है आपका ऑर्डर मॉलिक्युलैरिटी का। तो इसको एक बार लिखकर ज़रूर देखना, क्योंकि 2 मार्क्स में पूछा गया है। 2 मार्क्स के लिए 4 आंसर आपको, 4 डिफरेंस है वो आपको ज़रूर आने चाहिए। अगला देखो, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रेट कांस्टेंट के बीच में डिफरेंस जनरली 1 मार्क के अंदर पूछा गया है। तो कैसे लिखोगे? रेट ऑफ रिएक्शन इट वेरीज विद द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, और यूनिट हमेशा क्या रहती है? सेम रहती है, क्योंकि चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम की बात करते हैं। तो कंसंट्रेशन का मतलब मोल पर लीटर, अपॉन टाइम का मतलब है पर सेकेंड, तो इसकी यूनिट हमेशा सेम रहेगी, मोल पर लीटर पर सेकेंड। जबकि रेट कॉन्स्टेंट की बात करती हूँ तो यूनिट वेरी करती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के साथ। अगर ऑर्डर चेंज हो जाएगा तो यूनिट भी आपके पास चेंज हो जाएगी। दूसरा क्या है? एक गिवन टेम्परेचर के ऊपर एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए के की वैल्यू आपके पास है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू है वो कांस्टेंट होती है, जबकि यहां पर क्या है? वो वेरी करती रहती है। ये दोनों के बीच में आपके पास डिफरेंस है। अब देखो, यूनिट है आपके पास रेट कांस्टेंट की, बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल फॉर्मूला मैंने बोला था, याद रखना, आपके पास के की वैल्यू याद रखना, मोल पर लीटर की पावर 1 - n इनटू आपके पास क्या है? पर सेकेंड। अब देखो, n का मतलब आपके पास क्या है? n का मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से है। मान लिया n की वैल्यू आपके पास 0 है, 0 का मतलब है क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर की पावर 1 - 0 पर सेकेंड। 1 - 0 का मतलब क्या है? 1, तो क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो देखो, 0 ऑर्डर के लिए क्या है? मोल पर लीटर पर सेकेंड है। जबकि अगर मैंने n की वैल्यू को 1 पुट कर दिया फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन की, तो क्या होगा? मोल पर लीटर की पावर 1 - 1 और पर सेकेंड। अब 1 - 1 का मतलब है 0, और किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसको क्या लिखा जाता है? 1 यूनिटी लिखा जाता है। तो क्या हो जाएगा? पर सेकेंड आपके पास आ जाएगी, तो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन आ जाएगी। सिंपल याद रखो, अगर ये जनरल फॉर्मूला याद होगा, चाहे आपको किसी का भी ऑर्डर पूछता है, वो ऑर्डर आप यहाँ पर सिर्फ n की वैल्यू को पुट करके क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो। एक चीज और बेसिक सी 1 मार्क के लिए आप देख सकते हो कि रेट ऑफ रिएक्शन है किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। एक आपके पास कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, कैटलिस्ट पर डिपेंड करती है, और आपका नेचर ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर जनरली आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करती है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट का फॉर्मूला जरूर देखना। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन दी है, सिर्फ आपको वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, ये आपका इम्पॉर्टेंट पार्ट था केमिकल काइनेटिक्स के लिए। इसमें जो भी चीज़ें छोटी थोड़ी बहुत रहती हैं आपकी, या प्रैक्टिस के लिए 1-2 क्वेश्चंस और जो रहते हैं आपके पास, वो सेकंड पार्ट के अंदर बताऊंगी। प्री बोर्ड के लिए इतना ही आप रिवाइज कीजिए। अब अगर बोर्ड की रिवीजन करोगे तो इस पार्ट के साथ साथ नेक्स्ट पार्ट आपको ज़रूर देखना है। ठीक है, बने रहिएगा और इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। थैंक यू।